So we are going to start this lesson. In a previous lesson, we have gave introduction. So introduction we have already finished, and now we are going to talk on the topic which is given. Previous discussion, we have talked about constitution. Okay, constitution के बारे में मैंने बात किया था, and a few students they narrated well कि exactly what do we understand from constitution. ठीक है, सब बच्चों के मन में किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बताइए बेटा, एक बार फिर से बोलिए, बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सर एक लिविंग डॉक्यूमेंट है सर, जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं। ओके, एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है, हाँ, इन विच रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंशन्ड, रिटन, ठीक है, एंड द पर्पस ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस इज व्हाट? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। एक ऐसी किताब, और मेरे आने से पहले ये थोड़ा सा है बेटा, ये बोर्ड पर लिख दिया करो टॉपिक क्या है, है ना, ये सब लिखना, ये क्लास का मैनर होता है ना, और ये बच्चों का इंटरेस्ट शो करता है, और मैं चाहूँगा आपकी ड्यूटी में लगा रहा हूँ, ठीक है? क्या करोगे? टॉपिक लिख दिया करो, क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, सब है ना, ये सब सारी आपका। इससे क्या होगा ना, मैं लिख सकता हूँ, बट इससे बच्चे जब लिखते हैं ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है पढ़ाई में, ठीक है ना? ठीक से बैठिए, बुक ऊपर रखिए। सो हमने स्टार्ट किया था, और जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन समझ में आई सबको? मैं जो बोलता हूँ बोलना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। ये बिल्कुल सेंटेंस क्लियर है ना? वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये माना जाता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। लेकिन ये कहना कि जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? कुछ फीचर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी है। जैसे एक फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे हमारे यहाँ अभी इलेक्शन होने वाला है, मालूम है ना? दिल्ली में भी होगा 25 को इलेक्शन, और हम लोग अभी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। तो इलेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, रेगुलर इलेक्शन होना। वी हैव अ पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, एक और भी इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है कि जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 18 एंड एबव ईयर्स के जो लोग हैं, उनको क्या करने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, है ना। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड्स, एवरीबडी हैज़ राइट टू यूटिलाइज देयर वोटिंग पावर, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। और सबके वोटिंग की पावर जो है बराबर है। बहुत सारा ऐसा देखा गया विश्व के बहुत सारे देशों में, जैसे फ्रांस की जो क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ पर जो वोट देने का अधिकार था सब लोगों को बराबर नहीं था, ठीक है, सबको बराबर नहीं था। जो फ्रांस की जो संस्कृति थी वो 3 लेयर में बटी हुई थी, ठीक है। कितने लेयर में? 3 लेयर में, ठीक है। तो जो सबसे लोअर लेयर के जो लोग थे सोसाइटी में थे, फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके वोट का अधिकार नहीं था या कम था, ठीक है, बाद में कम हुआ, ठीक है। महिलाओं को भी अधिकार नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ साक्षात ईश्वर का वास होता है। मतलब हमारे यहाँ कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है महिलाओं को, बेटियों को, ठीक है।
इसीलिए हमारे विश्व में कहीं भी देखोगे जो भगवान देवी देवता हो देवियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, जितनी भी हैं सब महिलाएं हैं, है ना। ये शो करता है कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, तो साथ साथ माँ लक्ष्मी की, दुर्गा की और काली और सरस्वती की पूजा करते हैं। ये क्या है? जेंडर इक्वलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? जेंडर इक्वलिटी दिखाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारे यहाँ सबके वोट की जो पावर है, आप लोग ध्यान दें बेटा, सबके वोट की पावर जो है क्या है? वो बराबर है, इक्वल है। अच्छी लगी बात? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, ध्यान से सुनते जाएंगे, अच्छा लगेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेज। संविधान जो है हमारे कई जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, जैसे हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, इकोनॉमिक नीड्स हैं, है ना, डिफेंस की नीड्स है। ठीक है, वो सारी नीड्स को संविधान कहीं ना कहीं फुलफ़िल करता है, क्योंकि जो संविधान के द्वारा जो एजेंसीज हैं, कानून बनाने की एजेंसीज है, लेजिस्लेचर जिसको कहते हैं, ठीक है, कानून को लागू करने की जो एजेंसीज है, एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, और अगर कहीं किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको इंश्योर करने के लिए जुडिशरी हमारी एजेंसी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसेज खुले हुए हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, अंडर एग्जीक्यूटिव्स। इसी तरह बहुत सारे कोर्ट हैं, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह के इश्यूज़ आते हैं, जैसे कुछ चीज़ें लड़ाई झगड़े के होते हैं, कुछ चीज़ें मनी वाले मैटर्स होते हैं, लैंड के रिवेन्यू संबंधित होते हैं। तो हर तरह की अदालतें बनी हुई हैं जहाँ पर आप जाते हैं, अपने ग्रीवांस को बताते हैं। गॉट योर पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. खुश होके बोलो यस सर। Yes, sir. देखो एनर्जी लेवल बढ़ाना, ठीक है, हमेशा इस तरीके से बोलोगे तो हमें भी और बोलने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी आगे बेटा कि सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे एस्पिरेशंस को फुलफिल किया जाता है। समझा बेटा? बड़ा पॉइंट। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. अब ये ऐसे कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिस पे सब लोग एग्री हो जाते हैं कि नहीं, ये सबके वेलफेयर के लिए, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है, किसी एक जाति के बारे में नहीं सोचता है, किसी एक धर्म के बारे में नहीं सोचता है। जैसे सऊदी अरबिया है या पाकिस्तान है या बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ किसी एक धर्म के बारे में बात होती है, इस्लाम के बारे में बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, आज़ादी के बाद जो डिवीज़न हुआ देश का, उसके बाद भी हमने सबको साथ, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास की भावना से हमने काम किया। ठीक है, समझ में आ रही बात? बड़ा पॉइंट। हम लोग किसी धर्म के आधार पर कोई सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं, संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है कि सेग्रीगेशन करें। चलिए, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। मतलब ये बात कही गई है कि कुछ आइडियल्स बनाए गए हैं और वो आइडियल ऐसे हैं जो सबके भले के लिए हैं और उसको बनाए रखना ज़रूरी है, उसी के साथ हम लोगों को चलना होगा। अगर हम अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं और समाज और देश की भलाई चाहते हैं, तो उन आइडियल्स के ऊपर चलना होगा, उन मूल जो सिद्धांत हैं जिससे देश का भला हो सकता है, उन आदर्शों को फॉलो करने की ज़रूरत है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अब इन्हीं बातों के आलोक में हमको समझने की ज़रूरत है। हम एक देश का देखते हैं कि नेपाल हमारे बॉर्डर से सटा हुआ है। कितने लोग नेपाल गए हो? कुछ लोग शायद गए होंगे। हाँ, ओके। और मैं भी नेपाल गया हूँ, है ना। हम लोग बॉर्डर पार करके लुम्बिनी गए, है ना, भैरवा गए, नौतनवा गए, बहुत सारी जगह हैं नेपाल में, है ना, पोखरा, है ना, तो वो हम लोग गए। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉर्डर है, गोरखपुर में रहे तो उस दिन चले गए हम लोग भी घूमने के लिए, है ना। तो अब हम इस बुक में इसको समझने का प्रयास करेंगे, नेपाल के कानून के, वहाँ के संविधान के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, नेपाल पहले क्या था? पहले मोनार्की था। मोनार्की का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। आदित्य के लिए एक बार ताली बजा दो बेटा।
बस तुरंत रिस्पॉन्ड करना मुझे अच्छा लगता है, बच्चे तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब एक्टिव है। ठीक है, तो नेपाल में पहले क्या था, मोनार्की था, मतलब राजा का शासन था। मोनार्की से बदलाव आया। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि मोनार्की है तो मोनार्की हमेशा खराब होता है। ऐसा भी राजा हो सकता है जो बहुत आदर्शवादी हो, जो अपने भले का नहीं समाज के भले की सोचता हो, है ना। इस तरह का भी के भी राजा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलो भाई। हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी जिसमें सबकी इच्छा की बात हो, सबको बराबर का अधिकार हो, है ना, और संभावनाएं बड़ी कम होती हैं कि कोई हिटलर टाइप का बन जाए, मुसोलिनी टाइप का बन जाए, हाँ, पॉल पॉट टाइप का बन जाए, वॉल पॉट टाइप का बन जाए, या कोई भी जब आगे की कक्षाओं में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिन्होंने समाज के ऊपर और देश के लोगों के ऊपर अपना ही विल थोपा और लोगों को क्रश किया। इमरजेंसी की सिचुएशन आई, ठीक है, तो इमरजेंसी जैसे हमारे यहाँ भी इमरजेंसी आया था, ठीक है, जिसमें ये गड़बड़ हुआ था, तो उस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हालांकि हमारे डेमोक्रेसी ही है, ठीक है, तो ऐसा जनरली माना जाता है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी इलेक्शन होते हैं, हाँ, लेकिन वहाँ पर फिर आर्मी उस पर टेक ओवर कर लेती है। भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई और ईश्वर करे कभी ना आए, ठीक है। एक दौर जरूर आया 77 के आसपास जहाँ पर देश में इमरजेंसी लगाई गई और उसमें बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हुई देश में, लेकिन वो एक काला अध्याय था। उसके बाद काफ़ी लंबा समय बीत गया और हम बड़े सुकून के साथ रह रहे हैं। और ये 1990 की बात है। अब हम नेपाल पर भी वापस आते हैं। 1990 की बात है जब नेपाल ने एक संविधान अपनाया, अपना संविधान बनाया, और उस संविधान को बनाने में हमारे यहाँ के लोगों का बड़ा योगदान रहा। और वो भी मुझे जो मालूम है, एक हमारे मित्र थे, वो BHU में पढ़ते थे। BHU का मालूम है फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, ठीक है। और आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो इलेक्शन है वहीं से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से ही इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है ना। तो बनारस में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, मुझे कोई बताएगा? नहीं मालूम है आपको? मदन मोहन मालवीय। कितने लोगों ने मदन मोहन मालवीय का नाम सुना है? और सेम ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। और आप कभी टाइप करना, उनकी बहुत सारी कहानियाँ यूट्यूब में मिल जाएगी। मदन मोहन मालवीय। अब इनको भारत रत्न भी दिया गया है हाल ही में। इससे पहले वाला जो दिया था ना भारत रत्न, उसमें मदन मोहन मालवीय जी को भी दिया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वापस आता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने, बनारस के लोगों ने भी, लॉ फैकल्टी के लोगों ने भी योगदान दिया था नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। उनसे भी सलाह ली गई थी, ठीक है। तो चूँकि हमारे सीनियर थे इसको बताते थे, तो मैं समझ, वो कहीं किताबों में नहीं पढ़ा, उनकी कहीं हुई बात बता रहा हूँ। अ पीपुल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king। तो नेपाल में डेमोक्रेसी कब आई? 2006 में। एक आंदोलन चला, लंबे समय तक आंदोलन चला। जैसे आप बहुत लंबी पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम आता है तो पास हो जाते हो, और लंबी पढ़ाई नहीं करते हो तो पास भी नहीं होते हो, है ना। तो किसी भी चीज़ की सफलता के लिए हमको कछुए की तरह लगातार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। खरगोश हमेशा हारा है और आज भी हारेगा, और जो कछुआ है जो लगातार मेहनत करेगा, आप कितने भी तेज हो आप क्लास में, लेकिन लगातार नहीं पढ़ोगे तो एक दिन आपकी धार कम हो जाएगी, आपकी पढ़ाई की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो ख़राब हो जाएगी, आपके बोलने की कैपेसिटी अच्छी है तो वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप डांस नहीं अच्छे करते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लगातार नहीं करोगे तो आप वो ख़राब हो जाएगा। म्यूजिक करते हो तो म्यूजिक ख़राब हो जाएगा। मतलब हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। ये बात समझ में आई? इसी तरह आंदोलन भी एक प्रैक्टिस मांगता है, लगातार। तो 1990 से आंदोलन चलता रहा और 2006 में सफलता मिल गई। ताली बजा दो। यस, चलो बस। और फाइनली 2006 में मोनार्की का द एंड। सैल्यूट, जय हिंद, अरे जय नेपाल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी नेपाल में आ गई, ठीक है।
वाह किसने बोला? वाह, ओके। ठीक है। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दे हैव फॉट फॉर। जो पहला संविधान था, इससे पहले का जो संविधान था, वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। कारण क्योंकि उनका जो आइडियल्स था, जो आदर्श थे, वो डेमोक्रेसी में जिस तरह के आदर्श हैं, फीचर्स हैं, उसको फुलफिल नहीं करते थे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ध्यान सुनते जाना। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल people's struggle for democracy. There was a people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as this region began taking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally took over as the head of the government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signed to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, finally, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concession that the king made, and finally, in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photo, समझ गया? तो ये बैकग्राउंड की कहानी थी, पूरे एक इतिहास कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स कब कब लिए गए और उसके माध्यम से हम डेमोक्रेसी फाइनली कैसे आए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अब चलो हम खेल की बात करते हैं। कौन सा गेम? फुटबॉल। इट्स अ वेरी पावरफुल गेम। इट्स अ वेरी पावरफुल। कहा जाता है क्रिकेट इज बाय लक, क्रिकेट इज बाय लक, फुटबॉल इज बाय फोर्स एंड हॉकी इज बाय प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा करने के लिए क्रिकेट में लक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन फुटबॉल में क्या है? फोर्स। ठीक है, जितना दौड़ना पड़ता है फुटबॉल में, आसान नहीं है। फुटबॉल के प्लेयर का देखते हो फिजिक, क्रिकेट का प्लेयर का देखते हो टिक टिक टिक, है ना? ज़्यादा फिटनेस आपको फुटबॉल के प्लेयर में ज़्यादा दिखाई देता है। चलो, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे फुटबॉल के गेम में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए नियमों में, तो गेम का रूल बहुत ख़त्म हो जाएगा, बहुत बदल जाएगा। जैसे मान लो कह दे कि पेनाल्टी शूट आउट ख़त्म, ठीक है, फाउल ख़त्म, अगर ऐसा कुछ कर दे, कुछ रियल बना दे, या कि 5 प्लेयर से ही आगे खेलना पड़ेगा, ठीक है, 3 प्लेयर पीछे रहेंगे, तो पूरा गेम का नक्शा बदल जाएगा। समझ रहे हो? 2-2 गोलकीपर हो जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए नियम, है ना? तो गोल होगा ही नहीं। अगर 2-2 गोलकीपर बना दिया जाए तो गोल हो पाएगा क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा गोल होना। मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी एक ही गोलकीपर होता है तो 11 प्लेयर को परेशान कर देता है ना? बोलो भाई, ये कितना टीम वर्क है। फुटबॉल का गेम क्या बताता है कि कितना बड़ा टीम वर्क है। अगर मेसी कितना भी बढ़िया प्लेयर हो, रोनाल्डो कितना भी हो बढ़िया प्लेयर, अगर चाहे कि अकेले गेंद लेके गोल कर पाएगा? किसी को पास देना पड़ेगा, किसी को कुछ देना पड़ेगा, किसी को शॉट मारना पड़ेगा, तब जाके गोल होता है। करेक्ट और नॉट? बोलो भाई, तभी तो गोल होता है ना। तो अगर बातें नहीं,
अगर फुटबॉल के गेम में अगर थोड़े से रूल्स बदल दिए जाएं तो गेम का नक्शा बदल जाता है, उसी तरह नेपाल में भी अगर देखा जाए तो रूल्स थोड़े से बदले गए तो देश का नक्शा बदलने लगा। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। 2015 में उन्होंने अपना एक नया संविधान बना लिया। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलोबरेट द नेपाली स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।